आज हम पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. देखिए जी, ये टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर तीनों चैप्टर में यूज़ होगा। तीनों चैप्टर्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ज़रूरी है आपको आना, आपको ये समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें कुछ खास है भी नहीं, बहुत ईजी है, सब कुछ है आसान। अगर आप बोलेंगे या पढ़ेंगे तो सब कुछ है आसान। तो बेसिकली होता क्या है, जब एक नया यहाँ पर हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ रहे हैं, तो जब पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर रेशियो चेंज हो रही है, तो जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है, वहाँ पर जो भी एसेट्स होती हैं और जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको रीवैल्यूड किया जाता है, उनकी वैल्यू दोबारा से की जाती है, उनको कैलकुलेशन, उनकी बुक वैल्यू को दोबारा से चेंज किया जाता है, रिवाइज्ड किया जाता है। तो बेसिकली जब चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वहाँ पर जो हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो दोबारा से हम रिवाइज्ड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो इसमें जो कंडीशंस आती हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, वो दो सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशंस ये होती है कि रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ assets and liabilities in the books of firm। मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू रिवाइज्ड हो रही है, उस रिवाइज्ड वैल्यू को हमें लिखना है बुक्स में। सपोज करो रिवीजन से पहले यहाँ पर 31 मार्च 2019 में आपने अपनी फर्म को चेंज किया, मतलब अपने क्या कह रहे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब कई तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रही है। सपोज़ करो यहाँ पर आप रेशियो चेंज कर रहे हो, मान लो 3 पार्टनर हैं ABC। पहले उनकी रेशियो थी 1:1:1, अब इनकी रेशियो चेंज करके हो रही है 3:1। और यहाँ पर कुछ वैल्यू थी फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,00,000 रुपये। डेब्टर्स की वैल्यू थी मान लो 20,000 रुपये। अब यहाँ पर जब हमने रिवाइज्ड किया, मतलब जब हमने रेशियो चेंज की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन चीज़ों का रिवीजन किया, इनकी दोबारा वैल्यूएशन की। तो जब हमने वैल्यूएशन की तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें। इस पर तो लगना है मान लो 5%, इस पर लगना है मान लो 10%, और इस पर हम प्रोविज़न कर रहे हैं 5% का। तो अब क्या होगा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसकी वैल्यू बच जाती है 47,500 रुपये, इसकी वैल्यू बच जाती है 90,000 रुपये, और इसकी वैल्यू बच जाती है 19,000 रुपये। 5% प्रोविज़न हटाने के बाद, 10% डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, और 5% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये वैल्यू बचती है। तो मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ कि रिवाइज्ड वैल्यू मुझे लिखनी है, यानी कि
जब यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे जो मेरा बैलेंस शीट लिखूंगा वहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू मैं लिखूंगा 47,500 रुपये, बिल्डिंग की वैल्यू मैं लिखूंगा 90,000 रुपये और डेप्टर्स की वैल्यू मैं लिखूंगा 19,000 रुपये। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अब कब होगा आपके लिए लॉस, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए। जब एसेट्स की वैल्यू घटती है तो एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस, जो बेस बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब इसकी वैल्यू को हमें कम करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और एसेट्स अकाउंट को जब हम क्रेडिट करेंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। कोई भी, ये मैं इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ये आपको इंडिविजुअली लिखना है। मतलब अगर फर्नीचर की वैल्यू घटे तो आपको सिर्फ यहाँ पर टू फर्नीचर लिखना है। तो ये कब होगा, जब डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े, फिर से इंडिविजुअली, यानी कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक अकाउंट की एंट्री करनी है पहले, और यहाँ क्या आएगा, इंक्रीज अगर हो रहा है तो, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए गेन हो जाएगा, और एसेट्स की अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ जाए, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ जाए तो वो आपका होता है क्रेडिट। लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो वो आपका क्रेडिट होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यानी कि लायबिलिटीज़ अगर बढ़े तो वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ डालेंगे, उसे डेबिट साइड में। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटे, सॉरी मुझे बाय लिखना था यहाँ पे, बाय लायबिलिटीज़ अकाउंट इंडिविजुअली, अगर ये घटे तो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब एसेट्स हो गया, एसेट्स अगर घट रही हैं तो डेबिट साइड आएगा, एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो क्रेडिट साइड आएगा। बढ़ने का मतलब जितने अमाउंट से बढ़ रही हैं, टोटल अमाउंट नहीं लिखना है, जितने अमाउंट से बढ़ रही हैं वो लिखना है। लायबिलिटीज़ अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट साइड आएगा, लायबिलिटीज़ अगर घट रही हैं तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर रिवैल्यूएशन के लिए हम किसी पार्टनर को किसी तरह का अगर हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, हमने उनसे बोला कि भाई एसेट्स वगैरह की रिवैल्यूएशन करनी है और आप इसकी रिवैल्यूएशन करोगे और इसके लिए हम आपको क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। जब हम पेमेंट करेंगे तब बाद की बात है, फ़िलहाल हम उससे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से अगर हम किसी थर्ड पार्टी को, किसी अदर पर्सन को ये काम सौंपते हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंस। बात क्लियर है? ओके। अब इससे आगे 2 पॉइंट और हैं। इसमें क्या है कि अगर आपकी कुछ एसेट्स थी या कुछ लायबिलिटीज़ थी और आपने उनको अकाउंट में नहीं दिखाया है, अब जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपकी एसेट या लायबिलिटीज़ उभर कर आ रही हैं, यानी कि आपने पहले लिखी नहीं थी, कुछ एसेट्स लिखना भूल गए थे, कुछ लायबिलिटीज़ लिखना भूल गए थे, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं, अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अगर आपकी बन जाए तो आपके लिए तो खर्चा हो गया एक तरह से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फिर एक खर्चा हो जाएगा एक तरह से, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसी तरह से अगर आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स निकल आए तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाएंगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर लिखने के बाद बस जी आपको इस अकाउंट के अंदर यही एंट्रीज आती हैं और कुछ नहीं आता एक्स्ट्रा। आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर दोगे। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड यानी कि ये क्या है, क्रेडिट आपकी इनकम्स हैं, इनकम्स और गेंस, तो इनकम और गेंस अगर आपके ज़्यादा हैं और आपके एक्सपेंसेस कम हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर आपको लॉस हो जाए, लॉस कब होगा, जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी। तो जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा यानी कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं या फिर आपके लॉसेस ज़्यादा हैं और आपकी इनकम्स और गेंस जो है वो कम है, तब आपका हो जाएगा बाय लॉस ऑन revaluation transfer to partners capital। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें यानी कि जो गेन होगा और जो लॉस होगा वो आपको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री जो भी हमने अकाउंट बनाया रिवैल्यूएशन का, यानी कि जो हमारे एसेट्स में और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं उनकी जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे हम। उनकी जर्नल एंट्री में क्या आएगा, देखिए जब वैल्यू बढ़े एसेट्स की, नंबर 1 इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री में जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, हमारी एसेट है उसका बेस बैलेंस डेबिट है, तो बैलेंस जब एसेट्स बढ़ेगी तो वो डेबिट ही होगा। और टू रीवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, मैं पे लाइन किसी तरह बीच में पार्टीशन हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 2 सेकेंड जब एसेट्स की वैल्यू घट जाए, जब एसेट्स की वैल्यू घटे, सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू जब घटे
तो एसेट्स क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा भाई। एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट, अगर घटती है तो क्रेडिट, तो एसेट तो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अगर एसेट्स क्रेडिट है होगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एसेट्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको एसेट ही नहीं लिखना है, रेस्पेक्टिव जो एसेट्स आपकी घट रही है या बढ़ रही है। मान लो फर्नीचर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो फर्नीचर को यहाँ पर आप फर्नीचर अकाउंट करेंगे। अगर बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है फिर फर्नीचर की वैल्यू घट रही है तो यहाँ पर आप फर्नीचर अकाउंट करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं पर आपको एसेट अकाउंट नहीं लिखना है, एसेट वगैरह कुछ नहीं होता, आपको अलग अलग अकाउंट जो इंडिविजुअल अकाउंट लिखना होता है। नंबर 3, लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर बढ़ जाए, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। सो लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर बढ़े तो जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, लायबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। यहाँ पर भी लायबिलिटीज़ रेस्पेक्टिव अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, इंडिविजुअल अकाउंट को। नंबर 4, एसेट्स की वैल्यू अगर घट जाए तो डिक्रीज। अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो सॉरी लायबिलिटीज़, अगर यहाँ पर नंबर 4, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए तो लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी, लायबिलिटीज़ अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जब ये 4 पॉइंट हो गए, नंबर 5 है, जब आप रेम्यूनरेशन, एक पार्टनर को जब रिवैल्यूएशन का रेम्यूनरेशन पे किया जाता है तो रेम्यूनरेशन तो एक पार्टनर को जब रेम्यूनरेशन देते हैं तो बेसिकली उसकी कैपिटल जो होगी वो क्रेडिट होगी। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई पार्टनर को मिल रहा है रेम्यूनरेशन और रेम्यूनरेशन से पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। और जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट होगी। कंसर्न पार्टनर तो मान लो ABC है तो उनमें से अगर B को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा नंबर 6। क्या होगा, जब एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, जब एक्सपेंसेस पे कौन कर रहा है, फर्म। जब फर्म एक्सपेंसेस पे करे तो टू अदर्स, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। भाई खर्चा है, भाई हमारा ये खर्चा है, हमें ये डेबिट करना है, डेबिट टू
टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट खर्च हो गया हमारे लिए, पेमेंट हो जाएगी। अब अगर प्रॉफिट हो जाए तो रिवैल्यूएशन पर गेन होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। जब गेन होगा रिवैल्यूएशन पर तो पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो बढ़ जाएगी। ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मैंने आपको बताया। और ये लास्ट एंट्री होगी, अगर ये लॉस हो जाए तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इफ एनी, अगर हो रहा है तो, अगर लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा भाई। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये भी ओल्ड रेशियो में होगा आपका। चलिए ये जनरल एंट्री क्लियर हो गई है। अब मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दिया है। पहली कंडीशन क्या थी, जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तब। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट था, पहली कंडीशन हो गई। एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो फर्म की जो बुक्स हैं उनमें हमें रिवाइज्ड वैल्यू पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नोट टू रिकॉर्डेड, कि जब आप रिवाइज्ड वैल्यू को, बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं हमें वो चेंज्ड अमाउंट नहीं लिखना है, हमें वो रिवाइज्ड अमाउंट नहीं लिखना है बैलेंस शीट में। हमें तो जो पुराना वाला अमाउंट है, जो प्रीवियस अमाउंट है, वो ही कैरी करना है आगे। तो उस केस में हम कैसे करेंगे इसको, देखिए जी, सेकंड कंडीशन है व्हेन revised value of assets and liabilities are not to be recorded. हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड पर एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अब हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनानी है, हमें निकालना है रिवैल्यूएशन का नेट इफ़ेक्ट। बेसिकली नेट इफ़ेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ लिया है तो ये उसका जस्ट उल्टा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो स्टेप्स में अगर हम इसकी बात करें तो पहले हमें करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन का क्या नेट इफेक्ट आया वो लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम करते हैं इंक्रीज इन द
वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसमें जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई हैं, जो भी हुई हैं वैल्यू एसेट्स, आपको इंडिविजुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबका कंबाइंड लिख सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़, इनको ऐड करना है। लेस क्या करना हमें, दो चीज़ें लेस करनी है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि अगर एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज हो जाए वो हमें यहाँ पे लेस करनी है, और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब ये हमें माइनस करना है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे माइनस करनी है, इन दोनों चीज़ों को हमें ऐड करना है। ये सब करने के बाद जो आपका आएगा वो होगा नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। बेसिकली अगर आप देखे जाए तो वहाँ से भी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसी से हम जो क्रेडिट साइड है वो चीज़ें ऊपर ऐड हो जाएंगी, और जो डेबिट साइड है वो चीज़ें नीचे लेस हो जाएंगी जा करके। तो जो नेट इफ़ेक्ट आएगा, अगर ये प्लस में आ रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रॉफिट है, और ये माइनस में आ रहा है तो एक तरह से लॉस है। अब हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो हमें आता ही है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे, और उसके बाद जो ये अमाउंट आएगा नेट इफ़ेक्ट का जो अमाउंट है, बेसिकली हमें करना क्या है, दूसरे स्टेप में, चलो मैं लिख देता हूँ, दूसरे स्टेप में हमें करना है डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन हमें निकालना है यहाँ पर। तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो, अगर आप गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो अगर ये प्लस में आ रहा है, तो ये गेनिंग है, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, मैं माइनस में आ जाता हूँ। तो ये करने के बाद अब नंबर 3 आपका जो पॉइंट हो जाता है वो हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। तो बेसिकली नेट इफेक्ट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर गेनिंग पार्टनर के लिए हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है हम कैलकुलेशन करेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, जो रेशो मैंने दी हुई है ऊपर। तो गेनिंग पार्टनर के लिए अलग हम करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए हम अलग करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर के लिए क्या अमाउंट निकालेंगे हम, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई नेट इफेक्ट जो आया है आपका स्टेप 1 में, नेट इफेक्ट जो आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे शेयर गेन, यानी कि जो गेनिंग शेयर, जो शेयर उसने गेन किया है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट निकालना है, शेयर निकालना है, तो नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई शेयर सेक्रीफाइज्ड। ठीक है, अच्छा, ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो अमाउंट आया है बेसिकली जो गेनिंग पार्टनर है
उसकी कैपिटल को तो हम कर देंगे जी डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट, जब ये प्रॉफिट हुआ हो तब। नंबर 4 में ऑन प्रॉफिट और पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि जब ये नेट इफेक्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तब, जब ये पॉजिटिव आ रहा है तब, तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो आपको क्या एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एज द केस मे बी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये तब जब आपको पॉजिटिव बैलेंस आ रहा हो या फिर आपका प्रॉफिट आ रहा हो। एक बात है, जब आपका यहाँ पर लॉस आ रहा हो, ऑन लॉस और नेगेटिव बैलेंस, जब ये आपका नेगेटिव आ रहा हो, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम नेगेटिव में आता है तो ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस हो तो सेम अमाउंट से हम क्या करेंगे, जस्ट एंट्री को क्या कर देंगे उल्टा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट हो, जो पार्टनर गेन कर चुका है उसको हम क्या करें, उसके कैपिटल को हम कम कर देंगे, वो बेसिकली गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कर अपना शेयर छोड़ रहा है तो उसको हम कंपनसेट करते हैं, उसके शेयर को हम बढ़ा देंगे, उसके कैपिटल को हम बढ़ा देंगे क्रेडिट करके। इस तरह से अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आता है, नेगेटिव में क्या होगा, उसका जो गेनिंग पार्टनर है उसका तो ऑलरेडी आ ही चुका है अमाउंट, माइनस में है, तो माइनस के केस में क्या होगा, उस कैपिटल को हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है जी।